अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। अदालती बहरान आ नहीं रहा, आ चुका है और हर गुजरते वक्त के साथ ये अदालती बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी में बैठने से रिक्यूज किया और जस्टिस मंसूर अली शाह के रिक्यूज करने के बाद इस जजेस कमेटी के फैसलों को मानने से सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने इनकार करके बेंचेस में बैठने से माजरत कर ली है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह इस जजेस कमेटी में बैठ नहीं रहे और जस्टिस मुनीब अख्तर इस जजेस कमेटी के फैसलों को मान नहीं रहे। आइंदा आने वाले वक्त में जस्टिस मंसूर अली शाह हो सकता है कि इस जजेस कमेटी के बनाए गए बेंचेस में ना बैठे, बिल्कुल उसी तरह जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं बैठे। पर सादा सा सवाल ये होगा कि बाकी मानदा जजेस क्या करेंगे? क्या वो भी सीनियर प्यूनी और सीनियर मोस्ट जज की तरफ देख रहे होंगे कि जो वो कर रहे हैं वो भी ऐसा ही करेंगे? तो फिर अदालत में केसेस को सुनने के लिए बेंचेस में बैठेगा कौन? बेंच में जजेस होंगे कौन से? क्या इससे बहरान बढ़ेगा नहीं? क्या इससे क्राइसिस जो पहले से मौजूद है वो शिद्दत इख्तियार नहीं कर जाएगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खत लिखा और वो खत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के तहत तश्कील दी गई 3 रुकनी कमेटी के हवाले से थे। जिस इजलास मेंबर बेंच बैठने से उन्होंने माजरत करते हुए कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बगैर वजह के हटाना गैर जमहूरी रवैया है। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मन मर्जी की गई जो गैर जमहूरी रवैया और वन बेंच शो है। जबकि आर्टिकल 63A नजरसानी केस की चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा और ऑडियो लीक्स केस की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की जानिब से कमेटी के इजलास के बायकॉट के बाद चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने शिरकत की और वो अहम मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला भी कर चुके। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने पीर को कमेटी के चेयरमैन की सेक्रेटरी या रजिस्ट्रार जजीला असलम के नाम मकतूब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजरिया मुमकिन है, या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में दोबारा शामिल कर लिया जाए। मैं कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की जानिब से काजी फाजीसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल जो कमेटी है साबिका कमेटी की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। ये बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है और यही वजह है कि जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस काजी फाजीसा पर मबनी इस वक्त जो 2 रुकनी कमेटी है उसने जो बेंच तश्कील दिया 63A के हवाले से जो 30 सितंबर को समाअत करने जा रहा है उसमें बैठने से माजरत भी कर ली है। अब मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा मालूम हो रहा है। अब इस सारे माहौल के अंदर एक पॉलिटिकल एंगल भी है, इसका एक सियासी पहलू भी है और सियासी पहलू ये है कि हुकूमत वक्त फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना चाहती है। अभी तक जस्टिस काजी फाजीसा के रिटायरमेंट से मुताल्लिक स्टेटमेंट्स तो हैं लेकिन नोटिफिकेशन कोई नहीं है कि आने वाला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और उनको नोटिफाई भी कर दिया जाए, जो बहुत सारे अबहाम अभी भी खड़े किए हुए हैं। इस सियासी माहौल के अंदर आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट एसोसिएशन से खिताब किया और एक लंबा एक तवील सवाल जवाब का सेशन था जिसमें उनसे मुताबिक सवालात किए गए जिससे पता चल सके कि हुकूमत करने क्या जा रही है। एक बात तो उन्होंने 2 टोक अंदाज में कह दी है कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम ज़रूरी नहीं बल्कि मजबूरी है। वो क्या कह रहे थे ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। कानून साजी और आइन साजी अदालत के थ्रू नहीं हो सकता, तो फिर अदालत आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो ताकि किसी एक सूबा किसी दूसरा सूबा पे हावी ना हो सके। जब हम कहते हैं कि आपको वफाकी अदालत बनाना पड़ेगा तो उस वफाकी अदालत में हर सूबा का बराबर का नुमाइंदगी होगा, आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे। अगर आप मेरा किसी इत्तेहादी का नियत पे शक करते हैं करो, किसी इदारा का नियत पे शक करते हैं करो, मेरा नियत पे शक ना करो। इदारे की नियत पे शक करते हो करो, मेरी नियत पे शक ना करो। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, हर सूरत बनेगी, जरूरी नहीं मजबूरी है, ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि हुकूमत हर सूरत आईनी अदालत कायम करना चाहती है और वो ये कहते हैं कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा भी था। 63A के हवाले से भी आज बिलावल भुट्टो साहब ने बात की और आर्टिकल 63A जिसको हुकूमत समझती है कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी जिस पर बेंच बना हुआ है 30 सितंबर को समाप्त करा है। 63A से मुताल्लिक आज बिलावल साहब ने क्या कहा जरा वो भी आप। पार्टी लाइन इतना
अहम वोट पे तोड़ना भी है तो वो वोट गिना जाएगा। गिनने के बाद वो अपने अवाम के पास वापस जाएंगे, बाय इलेक्शन होगा और वो या इस हाउस का मेंबर वापस बन सकते हैं या नहीं। पास ना किसी अदालत के पास यार है ना होना चाहिए कि वो किसी पार्लियामेंट्री दायरे पे पाबंदी रखे कि किसी भी सूरत में आप अपना पार्टी लाइन तोड़ नहीं सकते। ये तो गैर जमहूरी होता। अपना अदालत की सियासत पूरा करने के लिए, हमारा सियासी निजाम पे असर करने के लिए, इलेक्शन पे एक तासर छोड़ने के लिए वो आज तक हमारा आइन में मौजूद है। आज बिलावल साहब ने यह तासुर भी दिया कि वो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट के हक में नहीं है। अब पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट के हक में ना होने से क्या मुराद है? जजेस की उम्र की हद बढ़ाने से मुताल्लिक भी कुछ बातें उन्होंने की, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। इस पे कंसेंसस बनाना जरूरी है। हर पार्टी का अपना अपना मौकिफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है। मैं समझता हूं कि हमें ऐसे कोई एज की पाबंदी डालना ही नहीं चाहिए। इसलिए अगर मैं किसी एक एज का जिक्र करूंगा भी सही तो कोई एक ग्रुप मुझ पे ये इल्जाम लगाएगा कि मैं किसी का हामी या मैं किसी के खिलाफ। आज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की, जिस दौरान वकील सलमान अकरम राजा, हामिद खान और इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज में जवाब दहिंदा सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज उठाते हुए कहा कि हमें आपके केस सुनने पर एतराज है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने खुद को अलहदा करना है तो कर ले, हमें कोई मसला नहीं। दौरान समाअत जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के तहरीरी जवाब के मुताबिक हाई कोर्ट की मुशावरत से मसला हल हो गया। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 4 ट्राइब्यूनल्स कायम कर रखे और कानून बदलने के बाद अब बाकी 4 इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करेगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जो मामला अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। एक दरखास्त कर करके थक गया हूं कि देखिए आइन क्या कहता है। आइन की किताब है लेकिन आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा और चीफ जस्टिस के दरमियान मुकालमा हुआ। समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट पर इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कोई फैसला दिए बगैर सुप्रीम कोर्ट मामला खत्म नहीं कर सकती। सलमान अकरम राजा के दलाइल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आइन पर? अदालत आइन की पाबंद है, मुझे सरोकार नहीं किसी जज ने क्या फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि क्या आप अपनी मर्जी के जजेस ट्राइब्यूनल्स के लिए चाहते हैं? जब लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में मुशावरत हो चुकी तो मजीद क्या करना चाहिए? आप चाहते हैं कि ट्राइब्यूनल्स का मामला खत्म ही ना हो? इसमें सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम या बरकरार रखे बगैर यह केस खत्म नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि कौन सा जज कौन सा ट्राइब्यूनल कैसे सुनेगा। अदालती फैसले उसकी बजाय सिर्फ आइन पर अमल दरामद हो तो मुल्क में मसाइल पैदा होंगे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन बनाने वालों की दानाई होती है। आइन बहुत पेचीदा किताब है जो सिर्फ एक दाना शख्स ही समझ सकता है। आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया, वो चाहे तो ख़त्म भी कर सकते हैं। फिलहाल इलेक्शन कमीशन का आइनी इदारा है। अगर हाई कोर्ट अगर इलेक्टोरल काम शुरू कर दे तो क्या होगा? बादअज़ा अदालत ने ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया जो बाद में सुनाया जाएगा। ये फैसला भी निहायत अहम है। इस पर आज हामिद खान साहब ने अदालत के बाहर गुफ्तगू की, वो क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। तासुर हमारा कई महीनों से है। एक तो ये है कि फ़ैसले ख़िलाफ़ आ रहे हैं और दूसरा ये कि जो फ़ैसले हक़ में आते हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। ये सारी चीज़ें जो हैं इससे हमें ये तासुर मिल रहा है कि आप बाइस्ड हैं। आपने जो आखिरी अमल किया है, जो जजेस कमेटी थी, एक ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर, जिस ऑर्डिनेंस को हम गैर आइनी समझते हैं, इख्तियार नहीं था सदर के पास कि ऐसा ऑर्डिनेंस पास करे जिसकी कोई अभी फिलफौर ज़रूरत नहीं थी। चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अमीरुद्दीन साहब जो हैं उन पर हमें पूरा बायस का शक है, इसलिए बेहतर है कि आप ये केसेस से रिक्यूज़ कर दें। इस मामले पर सबसे पहले बात करेंगे जहांगीर जदून साहब, मुमताज़ माहिर कानून है, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर जदून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त 2 बड़े ही अहम मामलात हैं अदालती महाज के ऊपर। एक तो जो सीनियर प्यूरी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने जजेस कमेटी में बैठने से रिक्यूज़ कर लिया कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो खिलाफ आइन है। और दूसरा ये कि इस कमेटी के तहत बनने वाले बेंचेस में बैठने से जस्टिस मुनीब अख्तर ने माजरत कर ली है। अगर इन 2 जजेस ने रिक्यूज़ कर लिया, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस कमेटी के तहत बनाए गए बेंचेस से रिक्यूज़ कर लेते तो बाकी मानदा फिर जजेस क्या करेंगे? तो क्या इससे एक जो जुडिशल क्राइसिस है वो डीपर नहीं हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट करके तो उन्होंने एक नया ऑर्डिनेंस निकाल के जो बदनीति पे नज़र आ रहा है तो फ़ौरन जो है एक नई कमेटी बना दी है कि जी डिस्क्रिशनरी पावर दोबारा चीफ जस्टिस को दे दी है। हालांकि इसी चीफ जस्टिस ने कहा था जी कि मैं डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल नहीं करना चाहता,
वन मैन शो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। इस बुनियाद पे एक्ट आया, एक्ट में जो है वो कैटेगरी के लिए ये लिखा हुआ था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसमें चीफ जस्टिस खुद भी शामिल था, उसके बाद सीनियर प्यूनी जज और तीसरे नंबर के सीनियर। अगर ये आपने क्राइटेरिया उस वक्त नहीं रखना था तो उसी वक्त पे दे देते चीफ जस्टिस को डिस्क्रिशनरी पावर जी कि आप अपनी मर्जी से पिक एंड चूज़ कर लें। तो इससे तो पूरा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इंटेंशन थी या उसका मंशा था पार्लियामेंट का, वो ख़त्म हो चुका है। अब आर्डिनेंस के ज़रिए किसी चीज़ को आप सुप्रीम कोर्ट को अगर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो फिर जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो कहाँ पे गई है? फिर आप पावर जो है किस तरह यूज़ करेंगे? आप डिस्क्रिशन ही यूज़ करिए तो पहले भी चीफ जस्टिस यूज़ कर रहा था, फिर आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो तो नहीं सर व्हाट ऑप्शंस आर दे लेफ्ट विद? यानी मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज है सर, अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर मोस्ट जज है, और उनके साथ वो जो 8 जजेस जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, एक रिजेंटमेंट तो मौजूद है। अप्रोप्रिएट वे क्या है, ये किस तरह से रेजिस्ट करेंगे? और खबरें तो फिर ये भी हैं कि इस्तीफों की लाइन भी लग सकती है। नहीं, इस्तीफा तो उनको देना चाहिए जो जा रहे हैं, जिनके 20 दिन रह गए हैं। इस्तीफा तो उनको देना चाहिए ना, या वो जाएं अपनी इज्जत के साथ जाएं जी कि मैं अब अपना टेन्योर जो है वो पूरा कर चुका हूँ। अगर वो अपनी इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह करके जाना है, इसको ख़त्म करके जाना है और नई कोर्ट बनानी है जहाँ पे मैंने दोबारा चीफ जस्टिस बनना है, तो फिर तो जो है आप बंदे की इंटेंशन देखें ना क्या है। अगर सारी पार्लियामेंट को एक दाव पे लगा दिया गया जी आप ये वाली तरमीम कर दें और एक बंदे के लिए आप सारा कानून भी बदल दें, आइन भी बदल दें, तो ये तो एक बेस्ट एग्जांपल नहीं है ना। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन भी कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट असल पे इंडिपेंडेंट अदारा है, वो पार्लियामेंट के मुताज नहीं है अपनी पावर के लिए कि जी वो प्रोसीजर किस तरह अडॉप्ट करेंगे। उसमें आर्टिकल 191 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को फुली एम्पावर करता है अपने रूल्स बनाने के लिए। अब उन्होंने कहा अगर पार्लियामेंट ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज जो है वन मैन शो है, वो डिस्क्रिशन यूज़ करता है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये 3 सीनियर बंदे जो है वो कमेटी बनाए। अब वो वाला जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी वाला, ये एक पावर डाइल्यूट करने वाला, वो तो अभी जो ऑर्डिनेंस है इसने ख़त्म कर दिया है। तो अभी तो हम स्केयर 1 पे दोबारा चले गए जिस तरह पहले हालात थे। तो अभी तो फिर सारे जजों ने सोचा है कि ये तो इसकी इंटेंशन देखे ना, अभी ऑर्डिनेंस का क्या मतलब क्या था इस वक्त लाने का, उसको तुक नहीं बनती थी ऑर्डिनेंस लाने। सर वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी वक्त पे सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का अक्सरियती फैसला मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक है, जिसके अगेंस्ट लग ये रहा है, तासुर ये है कि हुकूमत भी मानने को तैयार नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मानने को तैयार नहीं, क्राइसिस मजीद डीपन हो रहा है। तो हालात को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं फिर आप, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा और कोई भी खड़ा हो जाएगा और कहेगा हम नहीं मानते? ये देखें, ना हुकूमत इनकार कर सकती है, ना इलेक्शन कमीशन इनकार सकता है, इनकी जरूरत ही नहीं इनकार कर सके। इनको जो बताने वाले हैं वो कह रहे हैं कि आप डट जाएं, फैसला ना माने, हम देख लेंगे। तो सर इसका नुकसान क्या होगा, क्या इंप्लीकेशंस होंगे? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा किसी का जाती नुकसान तो नहीं है, तो पूरे मुल्क का नुकसान है। सर उमर अता बंदियाल साहब ने पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक तारीख दी थी लेकिन नहीं हुई थी। कोर्ट का ऑर्डर ना माने जी, तो हम अगर क्लाइंट अपने वकील अपने क्लाइंटों को कहते हैं जी कि अदालत जो भी फैसला करे आप ना माने, तो फिर मुल्क के अंदर क्यास हो जाएगा। हम तो कहते हैं जी जिस तरह भी ऑर्डर आया आप अगली अदालत में चले जाएं, कोई आर्बिट्रेशन कर लें, कोई तरीकाकार होता है। अब ये तो नहीं कोई बंदा कह सकता जी कि आप अदालत का हुक्म ना माने। हुक्म जो भी आ गया चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उससे आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, आपकी ओपिनियन हो सकती है। देखिए ना, 2 पार्टियों के दरमियान फैसला होता है, एक के तो खिलाफ ही आता है ना। अब दोनों को तो बराबर नहीं कर सकता कि दोनों के हक में फैसला आए। तो रिजर्व सीटों वाला फैसला देखे ना, अपेरेंटली प्राइमा फिशाई तो लगता है कि जिस पार्टी के लोगों ने इलेक्शन जीता है उन्हीं की सीटें बनती हैं। अब दूसरी पार्टियां खैरात का माल समझ के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट देता है उसको किधर लेके जाएंगे फिर? सर एक तो ये कि अदालत फैसले पे अमलदारी कैसे कराएगी, और जो दूसरी बात है वो ये कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स है उससे मुतालिक भी जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया जी रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट कर दिया जाएगा, और फिर हुए लगता ही है कि वो भी फैसला विंडिकेट हो रहा है और वो भी कोर्ट से ही हो रहा है, जो जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब के रिमार्क्स है इस मुतालिक। तो इस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखें, जो भी काम होता है अपने इमीडिएटली और किसी कोर्ट के अंदर केस को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, जब वो समझते हैं कि ये केस हमारे अगेंस्ट आ रहा है, तो वो बदनीति पे मबनी होता है। अगर इन्होंने ये एक्ट लाना था तो जब इलेक्शन शुरू हो उससे पहले ये ले आते जी कि रिटायर्ड जज भी ट्रिब्यूनल में होंगे। इन्होंने तो अभी लाया है जब जजों ने स्टैंड लिया है जी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला जल्दी करेंगे और जिन्होंने घपले किए उनको हम एक्सपोज करेंगे, तो उन्होंने फौरन दूसरा ऑडियंस लेके आ गए जी कि हम ये वाला एक्ट लाते हैं कि रिटायर्ड जज को लाते हैं। रिटायर्ड जज पहले सोए हुए थे या वो भी तो नहीं रिटायर हुए पिछले महीने, वो तो पहले के रिटायर्ड थे ना, तो उनको पहले लगा लेते या पहले फैसला कर लेते। तो जो भी फैसले ये इमीडिएट कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये है कि जो रूल ऑफ लॉ है या आइन है या कानून पे जो अमलदारी हो रही है उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए अभी ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं। सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, लीगल फ्रेटर्निटी इस सारे मामले पे जो लॉयर कम्युनिटी है वो कहाँ खड़ी है सर, एज फार एज बार्स आर कंसर्न?
देखिए, आपने देखा है कि लाइज कम्युनिटी के 2 ग्रुप हैं, लेकिन दोनों ग्रुपों ने सार्डिनियस को अपोज किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी किया है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी किया है, और दूसरा ग्रुप तो सिरे से जो है वो तो मानते ही नहीं है। ना वो इसको चीफ जस्टिस मानते हैं, ना वो इस किसी चीज़ के आर्डिनेंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो लहर कम्युनिटी जो है वो रूल ऑफ लॉ के साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। हाल दो के वकला की जो है पार्टी एफिलिएशन होती है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको पार्टी से इबाव होकर पार्टी पॉलिटिक्स से जहाँ पे कानून और आइन की बात आती है, उन्हें आइन और कानून का साथ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अक्टूबर के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए जाने का फैसला किया गया है, जिसमें लाइकली 26वीं आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है। 26वीं आईनी तरमीम जिसको लेके मुल्क में एक बहुत बड़ा हंगामा बपा है। हुकूमत इसके फ़ज़ाइल बयान कर रही है, जबकि ऑपोजिशन इसको निगेट कर रही है, इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है। अब जब 26वीं आईनी तरमीम आएगी और हुकूमत नंबर गेम पूरी करने का इजहार भी कर रही है कि नंबर गेम पूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्रूव करा लेंगे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ऑपोजिशन इसको कैसे रोक सकेगी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज बिलावल भुट्टो ने सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में बरमला दो टोक अंदाज में ये कह दिया है कि वफाकी आईनी अदालत ज़रूरी नहीं, मजबूरी है और हर सूरत बनेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है, कैसे रोकेंगे इसको? देखिए, माजरत के साथ बिलावल भुट्टो ने साबित कर दिया कि हालांकि उनको अगली जनरेशन के सियासतदानों में सियासत अलहदा तरीके से करनी चाहिए थी, कि उन्होंने ना अपनी वालदा की ना अपनी नाना की लेगेसी रखनी है, और शायद उनकी जो सियासत है वो अमली तौर पे उनके वालिद से ज्यादा। सर, वो तो लेगेसी रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर क्योंकि हमने ये तय किया था, तो उसी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इन लेटर एंड स्पिरिट क़याम अमल में लाएंगे, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था जो उनकी वालदा मोहतरमा ने किया था। तो जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद उनकी हुकूमत थी जिसमें उन्होंने 18वीं तरमीम जैसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पास की, तो उसमें क्यों नहीं बनाया? तो सर, इट्स नेवर टू लेट टू मेक डिफरेंस। आप लोग भी चाहते थे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने। क्या आप इसकी स्पिरिट के अगेंस्ट है? आप समझते हैं कि ऐसी कोर्ट नहीं होनी चाहिए जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी? क्या ये अंडर डिस्कशन नहीं था? मेरे ख्याल में मुल्क जिस वक्त से गुजर रहा है, वी हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। डिबेट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में आज इररिलेवेंट है, क्योंकि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अदालती निज़ाम को बेहतर करने के लिए नहीं बनाई जा रही। फिलहाल अदालती निज़ाम के साथ जो हो रहा है, चाहे वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम हो, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम हो, और उसके बाद जो कमेटी है बेंच बनाने की, उसको तब्दील करके बेंच फिक्सिंग की कमेटी बनाया जाए, या चाहे वो डिसीजंस हो जिनसे जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला हो वो नाफाल हो ना हो, ये सारी फिलहाल निज़ाम की चोरी को छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे। इसलिए कभी कभी ममालिक की तारीख में वो टाइम आता है जहां पे वो इंडिविजुअल इकदाम मैटर नहीं करते, क्योंकि उनके पीछे नीयत गलत होती है और वो गलत अंजाम को पहुंचने के लिए इस्तेमाल हो जा रहे। और अगर जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तो फिर ये सिर्फ पीटीआई का फर्ज नहीं है कि इसको कॉल आउट करे, आप सबका है। क्योंकि कल अगर ये कोर्ट इसलिए बनाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट के बाद रहेगी वो ज्यादा आजाद होगी, और जो करंट चीफ जस्टिस हैं उनको ऊपर ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में उनको वो इख्तियारात दे दिए जाएं जो आज सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, तो फिर नियत यहाँ पे बिल्कुल गलत है। और उसका सबूत ये है, आप ही मुझे बता दें कि मैं गलत कह रहा हूं या नहीं। नहीं, वैसे अगर मैं आपके इस आर्गुमेंट को बाय कर लूं सर, तो इससे तो फिर आने वाले चीफ जस्टिस के इख्तियारात मजीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज से तो 25 अक्टूबर को जा रहे हैं। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे जो इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हैं, तो उनके इख्तियारात में तो मजीद इजाफा नहीं हो जाएगा? नहीं, आप ये देख लें, जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस हैं जो इस निज़ाम को चैलेंज करते हैं, वो सारे ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने ले जाने जाते हैं। यानी कि हुकूमत डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, और बहुत क्लियर है माजरत के साथ कि बिलावल उन्हीं हलकों के साथ डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनना चाहता है जिनसे उनके ख्याल में उनको फायदा है। आज हम बैठे हुए, एक फुल कोर्ट जजमेंट आई हुई है
जिसने कहा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी चंद रिजर्व सीट्स मिले, जिससे थियोरेटिकली हुकूमत की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पूरा निजाम अपोज कर रहा है? क्यों स्टेट का कोई भी इदारा सुप्रीम कोर्ट के हक में आज उसे सपोर्ट नहीं करेगा? क्योंकि ये जो आज निजाम है और उसमें मुका है, उसमें ये किसी को सूट नहीं करता। तो what options, सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि what options are you left with? How will you resist this? अब PTI के पास क्या बचा है? यानी किस अंदाज में अब आप इसको करेंगे कि अगर if system has decided to go against you? मैं सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट में आपको कहता हूँ, हमने रेजिस्ट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुई, द गवर्नमेंट हैज एग ऑन इट्स फेस। इंशाल्लाह हम दोबारा रेजिस्ट करेंगे। हाँ, इसके बावजूद कि हमारे एक एक मेंबर को, उनकी फैमिलीज को उठाया गया, जो धमकियां मिली, ये कोई तरीका नहीं है आईन बदलने का। But it looks as if they don't need your numbers for the constitutional amendment. सर देखिए, अभी जो नई नंबर गेम आई है उसमें तो आपकी जरूरत ही नहीं है। अगर रिजर्व सीट्स जो है वो हिस्सा बकदरे जुस्सा JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, देन दे हैव गॉट देयर नंबर्स। उनका मैजिकल नंबर अचीव हो जाता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ। वो जैसी चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करा लेंगे सर। जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि रिजर्व सीट्स इनके पास नहीं होनी चाहिए। इनके फेवरेट जो जज है काजी फाइज ईसा ने भी ये कहा है कि PTI पार्लियामेंट्री पार्टी है, और अगर इस तरीके से इन्होंने नंबर्स बनाने एंड दे डोंट नीड आवर नंबर्स, देन दे डोंट नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन आइदर। इनको फिर आईन की भी जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ अपने पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि जो ये कहते हैं वो पाकिस्तान का आईन होगा। अच्छा, और उसके लिए भी नंबर्स मुझे सर, 50 लोग खड़े होकर सर कागज में लिख दें कि 50 नहीं है 300 है, जिस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट आए। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, मुझे बताइए कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से आप बुनियादी तौर पे क्या थ्रेट महसूस कर रहे हैं? PTI को क्या लग रहा है कि अगर ये वफाकी आईनी अदालत बनेगी तो कौन से ऐसे केसेस हैं जो टेकअप करेगी ये कोर्ट और आपके अगेंस्ट जाएगी? आज इस हुकूमत से, और इस हुकूमत ने जिस तरीके से ये अमेंडमेंट पास करने की कोशिश की है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अमली फैसले पे इंप्लीमेंटेशन ना करने का ऐलान किया है, ऐसे हालात में आईनी तरमीम की डिस्कशन करनी ही नहीं चाहिए, पॉइंटलेस है। अगर इन्होंने फिर वैसे ही करनी है, जैसे मैंने बता दिया, कल ये नोटिफाई कर लें कि अभी एक सेशन हो गया नेशनल असेंबली का, इनके सारे लोग थे और इन्होंने पास कर दिया। हु आर यू एंड आई टू चैलेंज इट देन? लेकिन उसका पाकिस्तान के लिए जो है वो अंजाम क्या होगा, ये भी आप बता दें। बट आई एम नाउ जस्ट गोइंग टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इनकी नीयत गलत है और इनकी नीयत सिर्फ अपनी चोरी को छुपाने की। आपको ये लगता है कि PTI के केसेस आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर? आपको ये लग रहा है कि इमरान खान साहब के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को ग्रीन सिग्नल गो हेड इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से मिलेगा? आपको लग रहा है कि PTI की जो पॉलिटिकल स्पेस है, ये ब्रीदिंग स्पेस है, वो मजीद स्क्वीज हो जाएगी? तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, यही फील कर रहे हैं आप सर? हाँ, वरना आप मुझे बता दें, कभी आपने किसी मुल्क की तारीख में जो अपने आप को जमहूरियत कहता है, ये देखा है कि एक इतनी इंपॉर्टेंट तरमीम रात के 1 बजे 2 बजे जो है वो रात के अंधेरे में पास करने की कोशिश की जाए, उनके लिए नंबर्स पूरे करने के लिए जो है वो मुल्क के इदारों को इस्तेमाल किया जाए कि लोगों को और उनकी फैमिलीज को अगवा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल ना करे। कल मैं हामिद मीर का बयान के शो पे बयान सुन रहा था कि नवाज शरीफ यूसुफ गिलानी को कह रहे हैं, जब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई, कि ये कोई जो है वो जंगल का कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है आप माने ना माने आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। वहां पे वो एक फुल कोर्ट की जजमेंट को ना इंप्लीमेंट करे, नंबर 2। नंबर 3, जब उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मेजॉरिटी है वो उनके फैसले में नहीं है, तो वही कानून जो उन्होंने बनाया होता है सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की फिक्सेशन के तरीके के लिए, उनको वो कानून साजी के तहत नहीं, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो है वो चेंज करें और उसके मिनटों में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच कॉम्पोजिशन की कमेटी बदली जाए। इस सब के बाद आपको लगता है कि हमें ये डिबेट करनी भी चाहिए, या हम सबको जो है वो गवर्नमेंट को कॉल आउट करना चाहिए? ये PTI की जंग नहीं है यार, मैंने आपने इस मुल्क में रहना है। But you will have to take an initiative ना at some point, some stage. मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल कैनवस पे रहते हुए आप क्या करेंगे? What are you going to do, sir?
We will oppose it in Parliament. We will oppose it outside Parliament. We will protest. और इस सब के बाद ये मैं आपको लिख के कह दूं, वो टाइम आ गया है कि इस हुकूमत की और इस निजाम की तारीख में ऑलरेडी जो लिखना जाना है इसके बारे में, वो लिखा जाएगा। एंड ईच ऑफ दी स्टेप्स, ये सारी जो है इसकी असलियत लिखी जाएगी और ये दूर नहीं है, और ये सारे कैरेक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब की 13 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तकर्री के मामले पर गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गवर्नर पंजाब ने वीसीज़ की तकर्री की सिफारिशात मुस्तरद करके वापस भेज दी हैं, जबकि वज़ीर आला की मंजूरी से 13 में से 7 वीसीज़ की तकर्री कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी इशू हो गया। गवर्नर की मंजूरी के बगैर 7 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर का तकर्रुर किया गया और गवर्नर पंजाब ने सिफारिशात मुस्तरद करते हुए कुछ एतराज़ात भी उठाए। वाइस चांसलर्स के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था, दोबारा जायज़ा ले। वाइस चांसलर्स के पैनल बनाने में सेहतमंदाना मुकाबला देखने में नहीं आया, कंपेटिटिव नहीं था, और जो लोग रिजर्व उनको भी वीसी लगा दी। ये रिजर्वेशंस हैं वीसीज़ की अपॉइंटमेंट के मामले पे। इसके अलावा भी गवर्नर पंजाब ने हालिया दिनों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटेंसिफाइड स्टेटमेंट दिया। ख़ास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज से मुतालिक बात हो रही है कि वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि चौथे और छठे नंबर वाले जज को उठा के चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। अब गवर्नर साहब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई ये पॉलिसी लाइन है जिसको टो कर रहे हैं, या फिर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इस वक्त इत्तेहादी हैं। इस वक्त हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, एक तो वीसीज़ के मामले के ऊपर बड़े सीरियस रिजर्वेशंस थे गवर्नर के, लेकिन गवर्नर के उन रिजर्वेशंस को बिल्कुल साइड पे रख दिया गया। बल्कि उस्मा बुखारी साहिबा ने तो इसके ऊपर एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिस पे गवर्नर साहब को क्रिटिसाइज़ किया गया, और अब 7 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को नोटिफाई कर दिया गया, यानी नोइंग के चांसलर जो है वो एग्री नहीं कर रहा, गवर्नर साहब एग्री नहीं कर रहे, नोटिफाई कर दिया गया। तो सबसे पहले तो इसी इशू पर बता दीजिए कि क्या ये गवर्नर को खातिर में नहीं ला रही पंजाब हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और गवर्नर साहब जो ये रिजर्वेशंस शो कर रहे हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी को एतमाद में लेके कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। गवर्नर साहब जो हैं वो एक आईनी ओहदे पे हैं, और मैं नहीं समझता कि वो कोई चीज़ भी इस तरह से कह देंगे कि वो कोई भी वजीर उठे और वो रिस्पॉन्ड करके कह दे और क्रिटिसाइज करे। हम एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, हमें दोनों तरफ से बड़े का मुजाहरा करना चाहिए। गवर्नर साहब चांसलर जो हैं वो जिम्मेदार हैं यूनिवर्सिटीज़ के माहौल का, तालीमी मेयार का, ये सारा उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। और किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं समझना चाहिए कि वो अकेले खुले और वो किसी से कोई भी शेयर ही ना करें। वो कहें जी कि वीसी भी हम नहीं लगाना है, और कैंपस के दीगर मामलात भी हम नहीं देखने हैं। फिर आइन में से वो जो चांसलर के इख्तियारात हैं वो भी ख़त्म हो जाने चाहिए, और जब गवर्नर ने उसका नोटिफिकेशन करना है और गवर्नर को उन्होंने नाम भेजने हैं, फिर एक नाम भेजना, क्या पंजाब हुकूमत के पास एक से ज़्यादा नाम नहीं है? क्या उनके पास इतने काबिल लोग नहीं हैं? और अगर ये मान लिया जाए कि वो काबिल लोग हैं और दूसरा आदमी ये समझ रहा है कि उनमें नियत नहीं है कि उनको वीसी के इख्तियार दे दिए जाएं, और लाखों करोड़ों बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो किसी एक फर्द वाहिद के हाथ में देने से पहले ये भी ना देखा जाए कि वो कौन है, क्या है। एक ही आदमी कह दे कि ये ठीक है और उसको कह दिया जाए ठीक है। हो सकता है गवर्नर साहब उसी नाम पे इत्तफाक कर जाते। अगर 2-3 नाम होते, शायद गवर्नर साहब ये समझते कि ये काबिल आदमी है, कोई होना चाहिए। लेकिन PMLN ने ये हौसला और हिम्मत नहीं की कि वो दूसरा नाम भेजे, उन्होंने वही एक नाम भेजा कि इसको लगा दिया जाए। तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है, नहीं है। साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यकीनन दूर होने की ज़रूरत है। तो सर, क़यादत की सतह पे क्या पीपल्स पार्टी नून लीग से ये एहतजाज करेगी? इन रिजर्वेशंस को कैसे एड्रेस कराएगी? इन तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर होंगे सर? तो इत्तेहादी हुकूमत है, वो यकीनन अपने एतराज़ात भी करेगी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी करेगी, और उस पर क़यादत क्या जवाब देती है ये तो क़यादत ही जानती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है गवर्नर साहब का, मैं नहीं समझता
कि उनको इन छोटी छोटी जो इंतज़ामी चीज़ें हैं इनके लिए हर रोज़ की बुनियाद पे वो पार्टी से पूछें। वो एक आईनी ओहदे पर बैठे हैं, एक जिम्मेदार हैं, उन्होंने खुद से फैसले करने हैं। और फिर गवर्नर पंजाब जो है वो एक सियासी कारकुन से उन्होंने अपना स्टार्ट किया, थोड़े ग्रास रूट लेवल से वफाकी वजीर भी रहे। आज तक उन पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस शख्स की सियासी जद्दोजहद बगैर किसी करप्शन चार्ज के हो, उस पे ये तनकीद करना कि वो जो कह रहा है वो दुरुस्त नहीं है, मेरा ख्याल है वो दुरुस्त तरीकाकार नहीं है। हसन मुर्तज़ा साहब, हाल ही में गवर्नर पंजाब ने एक और स्टेटमेंट भी दिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मुताल्लिक था कि ये जस्टिफाइड एक्ट नहीं है कि चौथे या छठे नंबर वाले को उठा के को पिक एंड चूज करके वज़ीर आज़म साहब ये इख्तियार ले लें कि किसको चीफ जस्टिस लगाना है। तो यहाँ पर भी क्या पार्टी पॉलिसी के मुताबिक स्टेटमेंट दिया है गवर्नर साहब ने? देखिए, पार्टी पॉलिसी और वो एक डिफरेंट चीज है। आप इन चीजों को अपनी राय रखना, क्या ये जुर्म है? सियासी कारकुन अपनी राय नहीं रख सकता? उनकी अपनी जाती राय आप ये कह रहे हैं? सॉरी, ये गवर्नर साहब की जाती राय थी, ये को पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये कह रहे हैं आप? पार्टी पॉलिसी नहीं है जी। मेरी पार्टी मेरे पे अपनी एक राय, मेरा नजरिया है और मैं पार्टी के साथ इख्तलाफ नहीं कर सकता, लेकिन पार्टी में अपनी एक राय तो रख सकता हूँ। ये किस तरह मुमकिन है कि मुझे बिल्कुल ही खातिर ख्वाह न लाया जाए और कहा जाए कि जी पार्टी के पॉलिसी के मुताबिक बयान दो। पार्टी पॉलिसी, पार्टी वोट के लिए कहे ना कहे, मैं पार्टी का मुंह देख के वोट करूंगा। मुझे पार्टी आइन के लिए कहे, मैं हाजिर हूँ। मुझे पार्टी और चीजों के लिए कहे, अब पार्टी मुझे कहे कि तुम अपनी राय ही नहीं रख सकते, तो फिर तो मैं कातिल तो नहीं हूँ, फिर तो मैं गुलाम हूँ। ये मुमकिन नहीं है। और जुडिशरी के मामले पे हमारी पार्टी ने भी कभी ये बात नहीं कही कि हम किसी को सुपरसीड करें या हम किसी को जो है वो आउट ऑफ टर्न हम प्रमोशन दें। इस पे कभी भी पार्टी पॉलिसी ऐसी तो नहीं रही। और सर लास्टली, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के मामले पे पीपल्स पार्टी और नून लीग सेम पेज पे, क्योंकि अब ये खबर भी आ रही है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में नेशनल असेंबली और सेनेट का इजलास बुलाया जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी और पीएमएल इस मामले पर सेम पेज पे? सॉरी, किस चीज पे जी? सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के मामले में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं उनमें पार्शली बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आईनी अदालत है उस पे अटल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सूरत जो है वो आईनी अदालत बनाएगी, क्योंकि ये हमारी शहीद बीबी का विजन है। ये तो हमारा बुनियादी जो मुतालबात है, हमारा जो COD साइन हुआ, ये तो उसमें भी शामिल है। दीगर जो शिकें हैं उसके अंदर वो भी डिस्कशन के बाद देखी जाएंगी कि उन पे हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। लेकिन वो अभी मसवदा जब आएगा हुकूमत की तरफ से, हम भी मसवदा देंगे, तो उसमें वो चीजें तो कंसेंसस के साथ हो सकती हैं। और ये तो हमारा बुनियादी है, हम पूरा करेंगे। बिल्कुल। आज बिलावल साहब ने कहा वफाकी आईनी अदालत होगी, हर सूरत होगी, ज़रूरी नहीं मजबूरी है। तो वफाकी आईनी अदालत के साथ ही वफाकी आईनी अदालत की जो चीफ जस्टिस है, इस हवाले से भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में शामिल होगा कि जो चीफ जस्टिस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, वो जैसे तासुर मौजूद है कि जस्टिस काजी फायजीसा होंगे, तो क्या ये फैसला भी हो चुका है? देखिए, ये फैसला अभी तक नहीं हुआ कि कौन होगा उसका चीफ जस्टिस, लेकिन वो रोटेशन होगी, उसके जो मेंबरान होंगे वो सारे हर सूबे से होंगे और उसमें नुमाइंदगी भी हर सूबे को होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो फौरी इंसाफ देने का वाहिद रास्ता हमारे पास है। वो अदालतें 45 साल में शहीद कायद को मुकम्मल इंसाफ नहीं दे सकी, आम आदमी का वहां पे क्या हाल होगा? नहीं, रास्ता तो और भी है हसन मुर्तज़ा साहब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोई 7 मेंबर बेंच बना दें जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को ही सुने, उसी तरह के केसेस उनके पेश नजर हों, तो ये तो इस तरह से भी हल किया जा सकता है रादर देन कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पैरेलल कायम कर दी जाए। देखिए, ये पार्लियामान का हक है, ये सियासतदानों का हक है।
हम उस पर आपको भी ऑन बोर्ड लेंगे, हम उस पर अपने वकला बिरादरी को भी ऑन बोर्ड लेंगे, हम अपनी कौम को भी ऑन बोर्ड लेंगे, हम उस पर कंसेंसस के साथ वो करेंगे। आपकी राय जो है वो हमारे लिए बड़ी मुकद्दम है, लेकिन ये काम पार्लियामान का है, पार्लियामान में ही होने दें। बाकी राय देना आपका हक है और वो हमें काबिल कबूल है। तो पार्लियामान ने ये फैसला कर लिया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये 26वीं आईनी तरमीम टेबल होगी और इसको मंजूर करा लिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फिल फॉर करना चाहती है और फिल फॉर करेगी। उसके लिए हमारा साथ, तो मौलाना साहब का भी साथ ना हो, हम तब भी ये करेंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले को नहीं मानेंगे। जब नहीं मानेंगे तो फिर नंबर पूरा करेंगे उनकी मखसूस नशिस्तें लेकर। तो क्या ये जस्टिफाइड होगा सर? देखिए, फैसला मानना ना मानना हुकूमत का काम है। हम ये मशवरा देते हैं कि अदालतों का एहतराम होना चाहिए, अदालतों के फैसले जो हैं वो मानने चाहिए, उन पे अमल होना चाहिए। हम कभी ये नहीं कहते कि अदालतों का एहतराम करो या उनके फैसले ना मानो। हाँ, अगर कोई अवाम है आपको किसी फैसले में, तो फिर उसी अदालत के पास जाओ, वो उसकी तशरीह कर या उसको। हसन मुर्जा साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहकीक से बात सामने आई है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में मौजूद एजेंट भिखारियों या ज़रूरतमंद अफराद को भीख मांगने के लिए मशरिक़ वुस्ता के ममालिक खुसूसन सऊदी अरब, ईरान और इराक भिजवाते हैं, जहाँ भीख से हासिल होने वाली रकम में इन एजेंट्स को भी हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान में काम करने वाले मुख्तलिफ एजेंट्स लोगों को व्हाट्सएप पर तमाम तर तफसीलात मुहैया कर देते हैं। पाकिस्तान से कई अफराद मजदूरी करने की गरज से इन एजेंट से रब्ता करते हैं और जो लोग कोई काम नहीं जानते उन्हें एजेंट्स भीख मांगने की ऑफ़र करते हैं। ख़वातीन और बच्चों को भी इस गिरोह का हिस्सा बनाया जाता है कि पहले उम्रे या ज़ियारत के लिए वीज़ा हासिल किया जा सके और फिर इन्हें मक्का और मस्जिद नबवी के सामने बैठाया जा सके। ताहम हाल ही में सऊदी हुकूमत की जानिब से इस मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत से बाज़ाब्ता शिकायत के बाद वफाकी वज़ारत दाखिला को इस मसले का तदारुक करने की हिदायत जारी की गई हैं और पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA के मुताबिक सब लोग मजदूरी की गरज से वहाँ नहीं जाते, इसलिए एजेंट्स उन्हें मुख्तलिफ ऑफर्स देते हैं। हालिया दिनों में मुख्तलिफ शहरों से चंद गिरोह गिरफ्तार हुए जो लोगों को उम्रे के बहाने सऊदी अरब लेकर जाते और वहाँ जाकर भीख मांगने पर लगा देते हैं। सऊदी अरब की वजारत हज ने पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर को पाकिस्तानी भिखारियों को खत लिखा है और ज़राए मजहबी अमूर के मुताबिक सऊदी वजारत हज ने पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर को इंतबाह जारी किया है कि सऊदी वजारत हज के मुताबिक पाकिस्तानी भिखारियों को ना रोका गया तो उम्रा ज़ायरीन और हुज्जाज कराम पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तानी भिखारी सऊदी अरब में उम्रे के वीज़े पर आते हैं। वजारत मजहबी अमूर ने उम्रा एक्ट लाने का फैसला किया जिसमें उम्रा कराने वाले ट्रैवल्स को कानूनी दायरे में लाया जाएगा और वजारत मजहबी अमूर ने पाकिस्तानी भिखारियों को सऊदी अरब जाने से रोकने के लिए हुकूमत से भी रब्ता कर लिया है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।